Hello guys, a very warm welcome to Udi Patang classes. I hope you all are preparing for a GCA descriptive exam very sincerely. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे लिखे अगर ऐसे आ जाए आपका ई कोर्ट्स के बारे में। जी हाँ, जैसा कि अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग की थी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की हेयरिंग, तो ये वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स में, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था। और एक बहुत बड़ी चीज़ हुई थी सुप्रीम कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग, क्योंकि कई हाई कोर्ट्स में, चाहे वो गुजरात हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, हम कई बार देखते हैं लाइव स्ट्रीमिंग होती है, बट सुप्रीम कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग होना, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, बहुत बड़ा करंट अफेयर है। तो आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे लिखना है इस एस्से को और क्या क्या इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं एक एस्से को अच्छे से फॉर्मुलेट करने में, जिससे आपके अच्छे मार्क्स हो सकें। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और रिसर्च वर्क लगता है एक एस्से को आपके लिए लाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले एस्से का इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है हेडलाइन। अब हेडलाइन लिखने से क्या होता है कि एक बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के माइंड में कि बंदे को नॉलेज है। अब इसमें हेडलाइन होगी, सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा। जी हाँ, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा था कि सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। अब यहाँ सनलाइट को एक ऐसे समझिए कि एक ट्रांसपेरेंसी, सनलाइट जहाँ पड़ती है वहाँ रोशनी हो जाती है और सारी चीज़ें विजिबल होती हैं। वैसे ही उसी रेफरेंस में यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कहा गया है कि ये एक ट्रांसपेरेंसी लाएगी हमारे जुडिशियल सिस्टम में और आम लोगों के लिए एक बहुत हेल्प होगी, जुडिशरी में और ज़्यादा भरोसा होगा। अब नेक्स्ट है, इसमें आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। ऑन 22 September 2022 द फुल कोर्ट मीटिंग कंप्राइजिंग ऑल द जजेस प्रिजाइडेड ओवर बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनएनिमसली की मीनिंग होती है मतलब विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, किसी ने भी ऑब्जेक्ट नहीं किया, took the decision to live stream the constitutional cases on a regular basis. The proposition to have an exclusive platform to live stream apex court proceeding फॉर्म पार्ट ऑफ थर्ड फेज ऑफ द ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट। अब हमने ये एक्सप्लेन कर दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया है कि लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है और कब हो रही है, कैसे हो रही है, ये सब हो गया इंट्रोडक्शन में। अब हम समझते हैं मेन बॉडी में कि ई कोर्ट्स एक्चुअल में होते क्या हैं। अब ई कोर्ट्स को मैंने डिफाइन किया है कि E-courts or virtual court project is an ambitious initiative to implement the use of information and technology in India's judiciary. Its main aim is to eliminate the presence of litigants or lawyers in the court and adjudication of the case online। मतलब क्या है, केस का ऑनलाइन ही एडजुडिकेशन हो जाए। अब नेक्स्ट है, इसमें इट वॉज कंसेप्चुलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द इंडियन जुडिशरी 2005। ये आप बता देंगे कि कब आपका ई कोर्ट्स का मिशन सोचा गया था या फिर कंसेप्चुलाइज हुआ था। और गाइस वीडियो पूरी देखिए, क्योंकि वीडियो जब आप पूरी देखेंगे तो आपका सुनने की भी क्षमता बढ़ेगी, और जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, जितना ज़्यादा अपने सेंसेस को इन्वॉल्व करेंगे, तो ई कोर्ट्स का एक ऐसे आपके पूरे दिल और दिमाग में बैठ जाएगा। और अगर ये टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से लिख पाएंगे, वो भी पॉइंट टू पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विद अ विजन टू ट्रांसफॉर्म द इंडियन जुडिशरी बाय आईसीटी इनेबलमेंट ऑफ कोर्ट्स। आईसीटी क्या हो गया यहाँ पे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये है आईसीटी आपका। अब नेक्स्ट है आपका द आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ग्रांट्स plenary power to the Honorable Supreme Court of India, based on which orders were passed during Corona times to extensively use online methods for judicial proceeding in all the courts। मतलब क्या है कि जो आर्टिकल 142 है वो प्लीनरी पावर देता हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स करवाएं और किसी भी कॉस्ट पे, मतलब चाहे उसमें क्या है ऑनलाइन प्रोसीडिंग करनी पड़े। उसी के थ्रू हमारे कोरोना टाइम में ऑनलाइन जुडिशियल सिस्टम हो गया था। अब हमने आर्टिकल भी बता दिए कि किस आर्टिकल के तहत ये पावर सुप्रीम कोर्ट को मिलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट में हमने लिखना है कि कहाँ कहाँ अभी तक लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, जैसे कर्नाटका, झारखंड, पटना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात। ये क्या है, मध्य प्रदेश वाला तो आपने देखा ही होगा, कई बार वहाँ ऑनरेबल जो जजेस हैं वो अपने एडवोकेट्स को, यूट्यूब पे कई वीडियोज आती हैं जजेस की, तो वही है लाइव स्ट्रीमिंग। अब नेक्स्ट है, इसमें द ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट इज एन पैन इंडिया प्रोजेक्ट मॉनिटर्ड एंड फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस फॉर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अक्रॉस द कंट्री। अब कई बार क्या होता है, एक आपको डिपार्टमेंट लिखना बहुत ज़रूरी होता है कि ये वाली स्कीम किस डिपार्टमेंट के अंडर आएगी, तो ये आएगी आपकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस फॉर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। अब नेक्स्ट है आपका
क्या होता है, ऐसे के कई पार्ट्स होते हैं, जैसे सबसे पहले हेडलाइन हो गया, फिर इंट्रोडक्शन हो गया, फिर प्लस पॉइंट्स। अब प्लस पॉइंट्स आप लिखेंगे, देयर आर प्लेथोरा ऑफ एडवांटेजेस ऑफ दिस एज इट विल प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड इजी जस्टिस टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. The proliferation of e-courts will make litigation faster, given that required logistics are provided. The justice dispensation system will be transparent. ये सब हो गया आपके एडवांटेजेस, मतलब ई कोर्ट्स के क्या क्या फायदे हैं. अब हर चीज का फायदा है तो नुकसान भी होगा, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. अब दूसरा पहलू क्या है कि however roads to success of e-courts is not easy as it seems. Operational feasibility like lack of infrastructure, poor internet connectivity, non-availability of electricity, etc. prove major roadblocks. Digital illiteracy and cyber security add fuel to the fire. अब क्या है कि देखिए, प्लस पॉइंट्स ही हो गए, बट नेगेटिव पॉइंट्स भी तो हैं कि ई कोर्ट्स को जितना हम आसानी से सोचते हैं इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वैसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन, फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर हर किसी को डिजिटल लिटरेट होता नहीं वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोड ब्लॉक्स होती हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन, ई कोड के इम्प्लीमेंटेशन में. अब नेक्स्ट में लिखना हमें सजेशन. अब आपके सजेशन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हर ऐसे में, क्योंकि सजेशन आपके व्यू पॉइंट्स होते हैं जो आप चाहते हैं कि इससे ये चीज़ इंप्रूव की जा सकती है. तो इसमें हम लिखेंगे कि there is a need to address data privacy and data security concerns while developing a new platform for India's judicial system. Infrastructure needs to be updated with sufficient machinery and data connectivity to provide virtual proceeding. A user-friendly e-court mechanism can be developed which is simple and easily accessible by common public, विच विल एनकरेज लिटिगेंट्स टू यूज सच फैसिलिटीज इन इंडिया. ये सब हो गए एडवांटेजेस, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना है और आपको डाटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी लाना चाहिए. फिर उसके बाद डाटा कनेक्टिविटी, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी जो कभी कभी बहुत कम हो जाती है, वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. और इन सब से क्या होगा कि लिटिगेंट्स को वो फैसिलिटी यूज़ करने के लिए एनकरेजमेंट मिलेगा. अब सबसे लास्ट है क्रिएटिंग अवेयरनेस अराउंड ई कोड्स थ्रू टॉक्स एंड सेमिनार्स कैन हेल्प ब्रिंग टू लाइट द फैसिलिटीज एंड द ईज दैट ई कोड्स कैन फैसिलिट. अब सबसे बड़ी चीज होती है अवेयरनेस, क्योंकि अवेयरनेस होगी, एक्चुअल में इन्वॉल्वमेंट हर चीज में पब्लिक का होता है. पब्लिक अच्छे से अवेयर होगी तो उस स्कीम का उतना अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा. तो अगर उनमें अवेयरनेस क्रिएट की गई और बताया गया कि ये फैसिलिटीज हैं, तो ई कोड्स और आसानी से इम्प्लीमेंट हो पाएंगी और आसानी से काम कर पाएंगी. अब हम एंड में लिखेंगे ऑप्टिमिस्ट अप्रोच. हर चीज की आपको ऑप्टिमिस्ट अप्रोच देनी है, चाहे वो कितना भी नेगेटिव हो, लेकिन ऑप्टिमिस्ट. कभी नेगेटिव पे एंड मत करिएगा ऐसे, क्योंकि ऐसे आपका क्या होता है, वो आपका व्यू पॉइंट होता है और ऑप्टिमिस्ट अप्रोच हमेशा अप्रिशिएट की जाती है. इसमें आपको लिखना है कि अब इसमें लिखना है कि द कंसेप्ट ऑफ ई कोड्स विच बिकेम मोर प्रेवलेंट इन कोरोना टाइम्स कैन प्रूव ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इफ इम्प्लीमेंटेड वेल. मतलब क्या है, ई कोड्स का कंसेप्ट सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया था कोरोना टाइम में, और कोरोना टाइम के अगर ई कोड्स को अगर हम देखें तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है, एक बेनिफिट हो सकता है सबके लिए, और हमारा जुडिशियल सिस्टम वहाँ तक पहुँच सकता है जहाँ इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. जैसे जिन लोगों के राइट्स इन्फ्रेंच होते हैं उनके लिए लिटिगेशन और आसान हो जाएगा ई कोड्स के थ्रू. और राइट गाइज, ये था हमारा वीडियो ई कोड्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको सारे प्लस पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, हेडलाइन, इंट्रोडक्शन सब एक्सप्लेन किया है. और इससे पहले अगर आपने कोई वीडियो मेरी डिस्क्रिप्टिव के रिगार्डिंग नहीं देखी है, जिसमें मैंने 4 एसेज आपको अभी तक करवाए हैं, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट, ब्लैक मनी, वन नेशन वन इलेक्शन, ये सारे टॉपिक्स करवा चुका हूं मैं, तो आप वो अभी जाके देखिए. और ये भी देखिए कि कैसे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी करनी है, जिसमें मैंने प्लेलिस्ट में पूरा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के बारे में इन डेप्थ में बता रखा है. और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करेंगे तो मेरे लिए यही मोटिवेशन होगा आपके लिए नेक्स्ट कंटेंट ऐसा ही लाने के लिए, जिसमें नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में. जैसे कोरोना टाइम में इतना ज़्यादा ऑनलाइन एजुकेशन को बूस्ट मिला है, हम उसी के रिगार्डिंग वीडियो लाएंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, और क्या क्या सजेशंस मैं आपको दूंगा, जिससे आप अच्छे से लिख सकें कि ऑनलाइन एजुकेशन और अच्छे से कैसे इंप्लीमेंट की जा सकती है. अभी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे लिए यही एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो ऐसी ही इंटरेस्टिंग होगी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के बारे में. और मेरी कोशिश रहेगी कि अगर आप इसी टॉपिक को जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ऐसे जाके पेपर में भी लिख देंगे तो एग्जामिनर इंप्रेस होगा और आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा. ऑल राइट गाइज, ये था आज का वीडियो. थैंक यू.